सुबह उठते हैं तो हाथ पैरों में जकड़ाहट सी महसूस होती है, पूरे शरीर में दर्द सा बना रहता है, आलस बना रहता है, काम करने में मन नहीं लगता, भूख बराबर से नहीं लगती, बुखार सा फील होता रहता है। ये कुछ आम कंप्लेंट्स हैं जो पेशेंट्स हमारे पास लेकर आते हैं, जो आमतौर पर हम देखते हैं और आयुर्वेद में इसे आमवात के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आमवात ये बहुत ही आम समस्या है जो आजकल आमतौर पर हम देख सकते हैं। ये बढ़ती उम्र में लोगों में अक्सर देखा जाता है, लेकिन ये शुरुआती उम्र से लेके प्रौढ़ अवस्था तक यानी ओल्ड एज तक हम देख सकते हैं। ये महिलाओं में पुरुषों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है और आज हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी हमारे वीडियो सेशंस देख सकें। आम वात इसे देखें हम तो ये दो शब्दों से बना है, आम और वात। आम ये हमारा सीजनल फल मैंगो नहीं है। आम आयुर्वेद में अनडाइजेस्टेड फूड को कहा जाता है, यानी उसे टॉक्सिन भी हम कह सकते हैं। आम वात में अग्नि का यानी हमारी डाइजेस्टिव फायर का बहुत बड़ा रोल है। कहा भी गया है रोगा सर्वे अपनी मंदे अग्नो, अगर हमारी अग्नि मंद है यानी लो डाइजेस्टिव फायर है तो हमारे खाने का यानी कि फूड जो हम ले रहे हैं उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं करेगी और वो बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड यानी आम की उत्पत्ति करेगी, उसको बढ़ाएगी। आम बनता है बॉडी के अंदर, तो अगर वहाँ पे वायु भी बढ़ी हुई है यानी हमारी जो नॉर्मल स्टेट है वायु की वो भी बिगड़ चुकी है, विकृत हो चुकी है और वो एग्रेवेटेड स्टेट में है बॉडी के अंदर, तो वो वायु वात आम दोष को अलग अलग एरियाज में हमारे शरीर में लेके जाता है, क्योंकि वायु का गुण ही मूवमेंट होता है, तो पूरे शरीर में अलग अलग एरियाज में लेके जाता है, खासकर जहाँ पे कफ होता है वहाँ पे भी वायु उस आम को लेकर जाती है। वहाँ पे अलग अलग रोग होते हैं, चाहे स्किन में जाती है तो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ पे डिसऑर्डर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब वो जॉइंट्स में जाती है तो जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कफ का स्थान होता है, यानी कि वहाँ पे श्लेष्मा होती है, लुब्रिकेशन होता है। जब वायु वहाँ पे जाती है तो उसे ब्लॉक कर देती है, इस वजह से वहाँ पे स्टिफनेस आती है और सूजन भी आती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वहाँ पे पेन शुरू हो जाता है। मॉडर्न मेडिसिन के अंदर हम इसे रिमेटेड आर्थराइटिस से कंपेयर कर सकते हैं, जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज में माना जाता है। इसको संधिवात, गठियावात और आमवात के नाम से जाना जाता है। आमवात किस कारण से हो सकता है, तो क्योंकि हम आम की बात यहाँ पे कर रहे हैं, डाइजेस्टेड फूड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला और मेजर कारण है हमारा विरुद्ध आहार, यानी कि किस तरह के खाना हम अपनी दिनचर्या में खा रहे हैं, डेली रूटीन में हम किस तरह का फूड लेते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप अपने देश के हिसाब से यानी कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फूड नहीं खा रहे हैं या फिर आप सीजन के हिसाब से नहीं खा रहे हैं, आप बिल्कुल ऑपोजिट सीजनल डिजाइन फॉलो कर रहे हैं या फिर अपनी अग्नि के बल के अनुसार खाना नहीं खाते, यानी कि आपकी फायर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत कम खाना खा रहे हैं, या बहुत लो है लेकिन ओवर फूडिंग आप कर रहे हैं। तो आप जब खाना बना रहे हैं यानी कि आपकी पाक क्रिया के दौरान संयोग और संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस लेते हैं या ओवर कुकिंग करते हैं तो वो भी कारण बन जाता है आमरस के बनने का। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन यानी नमकीन चीज़ों को जैसे दूध के साथ आप लेते हैं या खट्टे फलों को दूध के साथ शेक बनाकर लेते हैं, तो ये भी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन में आता है। ओवर कुकिंग खाने की आप करते हैं या बहुत कम आप उसे पकाते हैं, समय पे नहीं खा रहे, यानी कि हमें खाना था 10 बजे, हमारा रूटीन टाइम है, लेकिन हम खा रहे हैं 2 बजे। सुबह का रखा हुआ बासी खाना हम खा रहे हैं शाम को। भूख नहीं है लेकिन फिर भी हमने खाना खा लिया, खाना पचा नहीं है लेकिन फिर भी खाना खा रहे हैं, तो ये सब कारण बन जाते हैं आमरस को बनाने के लिए। और हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड टॉक्सिन्स का काम करता है और विष यानी पॉइजन का भी वो काम करता है। विहार की हम बात करें यानी हमारी डेली एक्टिविटीज़ किस तरह की होनी होती है, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर वायु बढ़ी हुई है बॉडी में तो वायु कैसे बढ़ सकती है। ओवर एक्सरसाइज आप करते हैं, ज़्यादा चलते हैं या फिर ओवर थिंकिंग आप करते हैं, तो ये सब कारण होते हैं कि आपकी बॉडी में वायु बढ़ सकती है। रात्रि जागरण कर रहे हैं यानी कि लेट नाइट तक आप काम कर रहे हैं या जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, अगर डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी आपको है, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये भी एक कारण होते हैं, वायु बॉडी में बढ़ जाती है। आयुर्वेद में कहा भी है आम सहित वातेन आम वातः, तो इस तरह से आम और वायु की वजह से हमारी बॉडी में आम वात बनता है।
आम बात को हम 2 फेजेस में बांट सकते हैं। एक होता है एक्यूट फेज यानी कि इनिशियल फेज, जब शुरुआती उसमें लक्षण दिखना शुरू होते हैं। दूसरा होता है क्रॉनिक फेज यानी कि जीर्ण अवस्था और एडवांस स्टेज हम इसे कह सकते हैं। तो शुरुआती हमें जो लक्षण दिखाई देंगे उसमें हमें स्टिफनेस यानी कि शरीर में जकड़ाहट सी महसूस होगी, खासकर जब सुबह के समय हम उठते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये श्लेष्मा में जाकर वायु और आम बैठे हुए हैं और मॉर्निंग जो टाइम होता है वो कफ का समय रहता है। तो इसलिए जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपको बॉडी में स्टिफनेस महसूस होगी, अकड़न सी, जकड़ाहट सी महसूस होगी, लेकिन थोड़ा सा चलेंगे तो वो थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा बिच्छू के काटने जैसी पेन आपको महसूस होगा, यानी वृश्चिक दंश पीड़ा भी इसे कहा जाता है। फ्लीटिंग पेन यहाँ पे महसूस होता है जो बहुत ही सीवियर माना जाता है। इन्फ्लेम जॉइंट्स यानी कि सूजन वहाँ पे महसूस होगी, लालिमा आपको दिखाई देगा, पेन होगा और रेडनेस भी वहाँ पे होगी। अगर आप उसे टच करेंगे तो वार्मनेस, गर्म भी आपको महसूस होगा। इसके अलावा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खाना पचता नहीं है, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, फीवर बना रहता है, बॉडी टूटी हुई सी महसूस होती है, सारे दिन हमें गर्म सा महसूस होता रहता है, बॉडी के अंदर प्यास ज़्यादा लगती है, बॉडी में हैवीनेस महसूस होती है, खासकर चेस्ट रीजन में, हार्ट एरिया में यहाँ पे हैवीनेस हमें ज़्यादा महसूस होती है, पूरे बॉडी में पेन होता है, अंग दर्द की शिकायत होती है। पेन होता है वो शिफ्टिंग होता है, संचारी होता है। कई बार पेशेंट आके बोलता है कि कल तो मेरे इस हाथ में दर्द था, आज इस हाथ में दर्द है। फ्लैटुलेंस हो सकता है यानी कि गैस की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्जे की प्रॉब्लम हो सकती है, काम करने में मन नहीं लगता, लिथार्जीनेस बनी रहती है, आलस बना रहता है शरीर में, वीकनेस, कमजोरी बनी रहती है। तो इस तरह के कॉमन सिम्टम्स, लक्षण हम पेशेंट में अक्सर देखते हैं जो आम बात के होते हैं। और जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये छोटी संधियों से, छोटे जॉइंट से शुरू होकर बड़े जॉइंट्स तक भी बना रह सकता है। छोटे जॉइंट जो हमारे फिंगर मेटाकार्पल जॉइंट्स होते हैं, रिस्ट जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स या फिर नी जॉइंट जो हमारे बड़े जॉइंट्स होते हैं, उसमें भी ये खासकर देखा जाता है। क्रॉनिक स्टेज की हम बात करें तो इसे एडवांस स्टेज भी कहा जाता है, यानी कि अगर हमने इनिशियल फेज में अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया, अपने कारणों को सही नहीं किया, तो ये एडवांस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सारे सिम्टम्स के साथ इसमें डिफॉर्मिटीज भी चालू हो जाती हैं, यानी कि हाथ पैरों के जो जॉइंट्स हैं, खासकर जो छोटे जॉइंट्स हैं, वहाँ पे टेढ़ापन आपको साफ दिखाई देगा, उंगलियां मुड़ से जाती है। अगर हम हाथों के फिंगर्स की बात करें तो ये स्पिंडल शेप्ड हो जाती है, यानी कि मृदंग के आकार का, ढोलक के आकार की इनकी शेप हो जाती है। बीच में से बिल्कुल पफिनेस आपको यहाँ से फूली भी दिखाई देंगी और ये टेढ़ी हो जाती है। ऐसे ही हमारी बॉडी के बाकी जॉइंट भी वृक्क आकार के हो जाते हैं, यानी कि मुड़ जाते हैं। खासकर इसमें एंकलाइसिस देखा जाता है, यानी संधि जड़ता। अगर बहुत मुश्किल से भी पेशेंट पैर सीधा करना चाहे या जॉइंट सीधा करना चाहे तो बहुत मुश्किल से होता है, जकड़ाहट के साथ होता है, बहुत सा पेन उसमें होता है। इसमें आज तक भी भ्रांति है कि ये एक इम्पॉसिबल डिजीज है, लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है अगर आप इसके पूरे नियम फॉलो करेंगे और पूरा चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट प्रॉपर लेंगे, तो ये एक पॉसिबल डिजीज़ भी है। हम इसे इनिशियल स्टेज के सिम्टम्स देख के या क्रॉनिक स्टेज के सिम्टम्स देख के भी डायग्नोस कर लेते हैं। कई बार इसमें टेस्ट कराने की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें RA फैक्टर, ASR, CRP प्रोटीन टेस्ट जो होता है वो आप करा सकते हैं। टोटल ब्लड काउंट भी हम कराते हैं, एक्सरेज और MRI के माध्यम से भी हम इसे डायग्नोस करते हैं कि ये रूमेटिक आर्थराइटिस या आम वात की कंडीशन तो नहीं है। आयुर्वेद में इसका जो चिकित्सा क्रम बताया ना, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया है, वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला और मेजर जो होता है वो होता है निदान परिवर्जन, जो मैं हमेशा से कहते आई हूँ कि कोई भी बीमारी ऐसे नहीं होती, उसके कारण होते हैं, और जैसे जैसे आप अपने कारणों को ठीक करते जाएंगे वैसे वैसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक दिखाई देने लगेगा। निदान में हमने देखा था कि सबसे पहला था हमारा आहार, यानी कि डाइट किस तरह की हम ले रहे हैं। तो बाहर का खाना ना खाएं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना लें, जंक फूड्स ना लें, घर का बना हुआ सात्विक आहार खाएं। जो हमारी प्रॉपर इंडियन थाली होती है, अगर आप उसका खाना शुरू कर देंगे तो वो बहुत ही बेहतर होगी। समय पे खाना खाएं, भूख लगे उसी अनुसार आप खाना खाएं, ओवर फूडिंग ना करें या बिल्कुल देर से खाना ना खाएं। हमारी अग्नि बल को भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने डाइजेस्टिव फायर को ध्यान में रखते हुए अपने खाने को खाएं। ज़्यादा देर से बना हुआ, यानी 5 से 6 घंटे के बाद बना हुआ आप खाना खा रहे हैं तो वो भी आपको नुकसान करेगा। बासी भोजन हम उसे कह सकते हैं। प्रिजर्व फूड यानी पैक्ड फूड भी आप इस्तेमाल ना करें। पथ्य आहार है, उसके अंदर मेनली शुंठी यानी कि सौंठ, अदरक जो फ्रेश होता है वो ले सकते हैं, अजवाइन, सौंफ आप यूज़ कर सकते हैं। रक्तशाली यानी कि लाल चावल का प्रयोग इसमें बहुत ही अच्छा बताया। इसके अलावा काली मिर्च, सेंधा नमक, लहसुन, जीरा, सहजन यानी मोरिंगा आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल होता है, जो कैल्शियम से भी भरपूर होता है।
और साथ ही कट्टू रस वाले यानी कि परवल, करेला, ये भी अपनी डाइट में आप शामिल करेंगे। मिलेट्स के अंदर देखें तो जौ और कोदो इसमें बहुत ही अच्छे बताए गए हैं। इसके अलावा तक्र यानी बटर मिल्क आप ले सकते हैं। दालों के अंदर कुल्थी की दाल बहुत ही अच्छा इसमें उपयोग बताया है। एरंडे तेल को हम बेस्ट मानते हैं। बिहार की बात करते हैं तो ज़्यादा ओवर एक्सरसाइजिंग, ओवर बॉडी को हमें थकाना नहीं है, ज़्यादा चलना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं कर रही है। अगर एक स्ट्रेस एंग्जाइटी है तो इसको भी आप नॉर्मलाइज, अपने आप को, मनोभावों को भी कंट्रोल करके नॉर्मलाइज करें। हम इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे तो इसमें बहुत ही सुंदर शब्दों में चक्रदत्त जी ने कहा है, लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनी च विरेचनम स्नेह पानम बस्तिश्च आम मारुते। यानी कि इसमें लंघन चिकित्सा सबसे बेस्ट बताई गई है। लंघन यानी कि उपवास करना। पुराने समय में आपने देखा होगा, हमारे रिचुअल्स भी अगर आप देख लीजिए तो कहा गया है कि उपवास करिए। वो एक रिचुअल के नाते हम फॉलो कर लेते हैं, लेकिन उसका मेन जो रीज़न था, जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है या हमारी बॉडी में किसी भी दोषा का इम्बैलेंस हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए ये उपवास के नियम बनाए गए थे। तो इसमें लंघन बिल्कुल बेस्ट चिकित्सा बताई है, बेस्ट ट्रीटमेंट बताया गया है। तो इसमें उपवास कराया जाता है जब तक आपका अनडाइजेस्टेड फूड बिल्कुल ठीक ना हो जाए, आपके दोषांश बैलेंस ना हो जाए। लेकिन अगर ज़्यादा आपने लंघन किया तो वायु भी बढ़ सकती है। तो इसलिए आप चिकित्सक के, आयुर्वेदिक डॉक्टर की ऑब्जर्वेंस में ही इसे करें। साथ ही इसमें स्वेदन बताया गया है। जो इनिशियल फेज होती है वहाँ पे आमदोष बढ़ा हुआ रहता है, तो वहाँ पे ड्राई स्वेदन ही कहा जाता है। यहाँ पे तेल की मालिश नहीं बताई जाती है, क्योंकि हमारी नॉर्मल जो धारणा रहती है कि मालिश कर लेंगे तो शायद वो पेन सबसाइड हो जाएगा या फिर इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब एक्यूट फेज होती है, इनिशियल फेज होती है, तो वहाँ पे हम ड्राई फोमेंटेशन बताते हैं। उससे हम नॉर्मली बालूका स्वेद से कर सकते हैं, उसकी पोटली बनाई जाती है बालूका, या फिर सेंधा नमक की पोटली बनाई जाती है। खड़े सेंधा नमक की यहाँ पे पोटली बना के हम ड्राई फोमेंटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हर्ब्स होते हैं जो वातनाशक होती हैं, जैसे निर्गुंडी, एरंड पत्र, इनका भी हमें कट करके पोटली बना के यहाँ पे ड्राई फोमेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हम लेप भी लगाते हैं जो स्वेदन का काम करते हैं, जैसे एरंडे पत्र का हम यहाँ पे लेप लगाते हैं। उपना, उसको बांध भी सकते हैं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। हम दीपन पाचन औषधियों का, मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो एपेटाइजर का भी काम करे, भूख भी बढ़ाए, साथ ही उसको पाचन भी अच्छे से कर सके। जैसे इसमें चित्रकादि वटी बहुत ही हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा शुंठी यानी कि सौंठ जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही असरदार रहती है। वो पेन में भी काम करती है, पाचन में भी बहुत अच्छा काम करती है, और दीपन का भी वो काम करती है। तो इसे आप नॉर्मली 1 चम्मच शुंठी को यानी कि सौंठ को आप गुनगुने पानी में मॉर्निंग में खाली पेट लेंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा अजमोदादी चूर्ण, त्रिकट्टू चूर्ण का भी हम उपयोग कराते हैं। जैसे ही शाम से निराम अवस्था आती है तो आगे के ट्रीटमेंट पे हम जाते हैं। ये हमारा जनरल प्रोटोकॉल था जिसे हम ट्रीटमेंट में सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, और ये फॉलो करने के बाद हम यहाँ पे प्यूरिफिकेशन थेरेपी पंचकर्मा पे आते हैं, जो शोधन का काम करती है, डिटॉक्स का काम करती है, और बड़े वीर दोषांश को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, विरेचनम स्नेह बानम बस्तिश्च आम मारुते, यानी कि विरेचन पहले बताया गया, जितने भी दोषांश थे हम उसे स्नेहन स्वेदन के बाद विरेचन करा के, परगेशन करा के बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। स्नेह पान भी कराया जाता है, पेशेंट की कंडीशन देख के, प्रकृति देख के। इसमें घी भी हम पिलाते हैं, यहाँ पे तेल भी पिलाया जाता है, और सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे बेस्ट एरंड का तेल या अरंडी का तेल भी बताया गया है। आमवात के ट्रीटमेंट के अगर हम एरंड का तेल डेली रूटीन में पेशेंट को देना शुरू कर देते हैं तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। इसको नॉर्मली आप रात को सोते वक्त गुनगुने पानी में 1 चम्मच डाल के ले सकते हैं, खाने में भी मिक्स करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचकर्मा में बस्ती थेरेपी भी यहाँ पे बताई गई है, जो मेडिकेटेड आयुर्वेदिक एनिमा रहता है, और वात रोगों की यानी जॉइंट डिसऑर्डर्स की भी वायु की प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे बस्ती श्रेष्ठ बताया, बेस्ट बताया है। और इस अर्ध चिकित्सा यानी हाफ ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, और इसमें लिखा है संधवाधेन अनुमस्य शार बस्ती प्रशिक्षिते, यानी कि जो हम काढ़े की बस्ती देते हैं वो शार बस्ती होती है। ये अनुवासन बस्ती बताई गई है, वो संधावादी तेल की बताई गई है, और ये पूरे दोषांश को, वायु के बढ़े हुए उपद्रवों यानी साइड इफेक्ट्स को भी बॉडी से बाहर निकाल देता है। और आमवात के ट्रीटमेंट में आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है। मैं अगर सिंगल हर्ब्स की बात करूँ तो निर्गुंडी, एरंड पत्र, शुंठी यानी कि सूखा हुआ अदरक जिसे कहा जाता है, गिलोय बहुत हेल्पफुल रहती है। अजवाइन का हम इसमें सेवन कराते हैं, प्रयोग कराते हैं, तो ये बहुत ही
ही कारगर औषधियाँ होती हैं। कॉम्बिनेशन मेडिसिन की मैं बात करूँ तो इसमें आम वातावरण रस, योगराज गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, त्रिफला गुगुल, तो महाराष्ट्र क्वात्र, दशमूल क्वात्र। लोकल एप्लीकेशन के लिए हम कुछ लेपों का, जैसे दशांग लेप है, उसका इस्तेमाल करते हैं जो सूजन कम करने में कारगर होता है। इसके अलावा बॉडी में अगर वीकनेस बहुत जाता है तो हम बला, अश्वगंधा, पाक, इस तरह की औषधियों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वैरायटी ऑफ मेडिसिन वात रोग की ट्रीटमेंट में आयुर्वेद में अवेलेबल है। वो पेशेंट की कंडीशन देख के, उसकी हिस्ट्री देख के, उसको जानकर हम तभी चिकित्सा शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर आप भी अभी तक इस बीमारी से, आमवा से, रिमेटॉइड आर्थराइटिस से अब तक परेशान होते आए हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो सही समय पर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें या हमसे संपर्क करें दिए गए नंबर पर और अपने जीवन को बहुत बेहतर स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद।